जब लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल आता है और ये ऑब्स्टिकल फिजिकल हो सकता है या मेंटल हो सकता है, तो इस ऑब्स्टिकल से पूरी तरीके से बाहर पड़ने के लिए आई बिलीव 3 स्टेजेस होते हैं। और इन जनरल मेंटल और फिजिकल रिकवरी के लिए 3 स्टेजेस होते हैं। अब ये जो ऑब्स्टिकल है, ये हार्ट ब्रेक हो सकता है, ये एक फिजिकल इंजरी हो सकती है, ये एक लॉस हो सकता है, पर मैंने ऑब्जर्व किया इन सारे ऑब्स्टिकल्स में एक चीज कॉमन होती है और वो है रिकवरी फेज की पहली स्टेज, और वो है एंगर। अगर आपका रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है और पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो अगर आप एक एथलीट हो, आपकी पहली इंस्टेंट रिएक्शन हमेशा एंगर होगी और आप यूनिवर्स से, भगवान से और खुद से एक थोड़े से इरिटेटेड एटीट्यूड में बात करोगे और आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आएंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, इससे मेरा पूरा रूटीन रुक गया, इससे मैं बाहर कब निकलूंगा। तो ये सारे जो इनिशियल थॉट्स होते हैं वो एंगर वाले थॉट्स होते हैं। फिर आती है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज है सैडनेस, एंड आई बिलीव तीनों स्टेजेस में से ये सबसे पेनफुल और सबसे स्लो फेज होती है। जब आप इनिशियली गुस्सा होते हो, तो अगर आपका मेंटल पावर थोड़ा सा अच्छा है, तो आप उस एंगर को कन्वर्ट करके और उसे चैनल करके कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। पर जब आप दुखी होते हो, तो टाइम बहुत स्लो हो जाता है, आप अपने खुद के दिमाग में अटकते हो और आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो ये जो सैडनेस वाली फेज है, ये आई बिलीव सबसे मुश्किल और सबसे स्लो फेज है। पर उसके बाद जो फेज आती है, एंड आई बिलीव किसी भी टाइप के ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने के लिए ये तीसरी फेज एक साइन है कि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। और वो थर्ड साइन है लव। आप एंगर भूल जाते हो, आप सैडनेस भूल जाते हो और आप अपने जिंदगी में जो भी चीजें हैं उसके टुवर्ड्स इतना ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो, इतना प्यार महसूस करते हो, और आपके फ्यूचर में आपको एक नया गोल मिल जाता है। और जब आप उस नए मिशन, उस नए गोल के टुवर्ड्स एक पॉजिटिव लविंग एटीट्यूड रखते हो, तब आपकी असली रिकवरी चालू होती है। और ये जो लव है, ये जो तीसरी स्टेज है, वो आप फेक नहीं कर सकते। आई बिलीव वो आपके दिल से ही आती है और आप उसे सचमुच महसूस करते हो। तो जब ये थर्ड स्टेज आप महसूस करने लगोगे, आई बिलीव आपकी रिकवरी उस पॉइंट से चालू हो जाती है। आप हील करते हो। ये जो पहले 2 स्टेजेस होते हैं, उनमें आप नोटिस करोगे कि आप पास्ट में उस इंसिडेंट की वजह से जो भी सफरिंग है, उसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। पर जब आप उससे बाहर निकल के लव अनलॉक करते हो, तब यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द पास्ट। आपका मन एक बहुत पीसफुल कंडीशन में होता है और आप फ्यूचर में एक ऐसे गोल की तलाश करते हो जो आपको दिल से चाहिए। तो पिछले 8 सालों में मैंने जब से ट्रेनिंग स्टार्ट किया है और पिछले 7 सालों में जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया है, एक कॉमन कमेंट या एक कॉमन क्रिटिसिज्म जो मुझे मिलती है, वो है कि भाई आप खुद को एथलीट कैसे बोल सकते हो। और हम ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप कंपीट नहीं करते। इन माय ओपिनियन एथलीट्स को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं कंपेटिटिव एथलीट्स और एक होते हैं ऐसे एथलीट्स जो अपना इंडिविजुअल स्पोर्ट खुद के पैशन और खुद के दिल के लिए करते हैं। मुझे इतने सारे मैराथन रनर्स पता है जो एक 9 to 5 जॉब करते हैं पर पैशन के लिए मैराथन की ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे बहुत रनर्स होते हैं जो हर रोज भागते हैं पर किसी मैराथन या किसी 10 के इवेंट में कंपीट नहीं करते। तो क्या वो सारे लोग एथलीट्स नहीं हुए? अगर आप कोई भी स्पोर्ट अपने खुद के पैशन के लिए करते हो और उस स्पोर्ट में एक्सेल करने के लिए जो भी सारे वेरिएबल्स है उनका हर रोज ध्यान रखते हो, तो आप दिल से एक एथलीट हो। अगर मैं एक एथलीट नहीं होता तो मैं हर रोज 8 सालों के लिए अपने मैक्रोस ट्रैक नहीं करता, मैं पेट के अंदर जो भी खाना जा रहा है उसे मेजर नहीं करता, मैं अपनी ट्रेनिंग और रिकवरी का इतना ध्यान नहीं रखता। मैंने पिछले 5 सालों में ऐसी एक रात नहीं है जहां पर मैंने नींद पे ध्यान नहीं दिया है। मैं ऑन एवरेज 8 से 9 घंटों के लिए सोता हूं ताकि मेरी रिकवरी अच्छे से हो पाए और ताकि मैं अगले दिन अपने ट्रेनिंग सेशन को 100% दे सकूं। तो क्योंकि मैं इन सारे वेरिएबल्स का हर रोज इतना ज्यादा ध्यान रखता हूं और बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग के बारे में 24/7 सोचता रहता हूं, मैं एक एथलीट हूं। और यही वजह है कि पिछले 3 महीनों में जो भी हुआ उससे मैं मेंटली इतना ज्यादा अफेक्ट हुआ, क्योंकि अगर मैं दिल से एथलीट नहीं होता और मुझे पता चलता कि मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, तो मैं मेंटली इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। अगर मैं जिम बस सोशलाइज करने के लिए जाता, बस टाइम पास करने के लिए जाता और मुझे पता चलता कि यार मैं शायद 2-3 महीनों के लिए ट्रेन नहीं कर पाऊंगा, मैं ठीक है बोलता, एक कैजुअल एटीट्यूड के साथ घर पे टाइम पास करता, नेटफ्लिक्स देखता, टीवी शोज देखता और एक पीसफुल जिंदगी जीता। पर मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बहुत ऑब्सेसिव हूँ। और ये जो मैसेज है ये डेंजरस है, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिल से एथलीट्स है। और इस पूरे मैसेज से मैं किसी भी कंपेटिटिव एथलीट को नीचा नहीं दिखाना चाहता। कंपेटिटिव एथलीट से मैं हर रोज इतना
ज्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ, क्योंकि वो ये सिर्फ खुद के लिए नहीं करते, वो जीतने के लिए करते हैं और उससे मुझे अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द कम्पिटिटिव एथलीट्स आउट देयर। पर अगर आप में से ऐसा कोई है जिसे ट्रेनिंग इतनी ज्यादा पसंद है पर आपको कम्पीट नहीं करना, आई कैन रिलेट विद यू। बस एक चीज ध्यान में रखना कि आप भी दिल से एथलीट हो। तो गाइज इट्स ओवर फॉर अस, क्योंकि डियोन भाई ने कैमरा खरीदा है A6700 प्लस 30mm। वो एंड्रॉइड फोन से फोटोज और वीडियोस खींचे थे। अब सोचो क्या होगा। इट्स ओवर फॉर ऑल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। हमारा जो भी करियर है वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि हमें सिर्फ कैमरा एंगल्स और वो सब पता है, एक्चुअल फिजिक है ही नहीं। अब लाइटिंग, कैमरा क्वालिटी, अब सोचो। अब खत्म हो गया है सबका, सब रिटायर करो। ये शायद मेरा आखिरी यूट्यूब वीडियो होगा। और डियोन का अपग्रेड सोचो, ठीक है, एंड्रॉइड फोन, आईफोन भी नहीं, एंड्रॉइड सीधा A6700। गेम ओवर हो तू। एक काम करते हैं, कैमरा बेचते हैं, ठीक है, थोड़ा इफेक्ट्स सेटिंग, हम रेड कैमरा खरीदेंगे। मसल ब्लेज का आइसो 0 लो कार्ब वे आइसोलेट होने की वजह से मुझे हर सर्विंग से कम कैलोरीज के थ्रू 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। मेरे फेवरेट स्ट्रॉबेरी डिलाइट फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक क्लिक करना। ऑल्सो मसल ब्लेज की 13th बर्थडे सेल कल लाइव होने वाली है। वेबसाइट पे बढ़िया डिस्काउंट्स है, तो सेल का फायदा जरूर उठाना। तो स्वागत है आप सभी का आज के बैक वर्कआउट में। आज संडे होने की वजह से जिम पूरी तरीके से खाली है, कोई म्यूजिक नहीं है, तो मैं अपने जोन में जाके ये ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करूंगा। कल एंटीबायोटिक्स का आखिरी दिन होने की वजह से ये मेरा वापस पहला ट्रेनिंग सेशन है। इफ लाइफ नॉक्स मी डाउन 10 टाइम्स आई विल गेट अप 11 टाइम्स। तो अगर कल मैं वापस बीमार हो जाता हूँ, नहीं होऊंगा पर कुछ भी हो जाता है, आई विल गेट बैक अप स्ट्रॉन्गर एज मेनी टाइम्स एज आई वांट। तो आज का जो गेम प्लान है वो थोड़ा सा सिंपल रहेगा, क्योंकि ये पहला ट्रेनिंग सेशन है। वॉल्यूम थोड़ा सा लोअर साइड पे होगा, इससे हम फटीग अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और अच्छे से अगले ट्रेनिंग सेशन के पहले रिकवर कर पाएंगे। तो मैं वर्टिकल पुल के लिए लैट पुल डाउन का एक ऑल आउट टॉप सेट लगाऊंगा, हॉरिजॉन्टल पुल के लिए केबल रो, और आज मुझे लैट पुल ओवर करने का बहुत मन कर रहा है। बैक के लिए लैट पुल ओवर एक आइसोलेशन मूवमेंट है, इसीलिए सिस्टमैटिकली वो थोड़ी सी आसान है। Not done yet. Not done yet. Partials. जब से मैंने ट्रेनिंग चालू किया तब से मैं अलग अलग ट्रेनिंग रिलेटेड टॉपिक्स पे काफी ज्यादा रिसर्च करता था। इवन जब मैं 16 साल का था और मैंने ट्रेनिंग जस्ट चालू की थी, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जो पैशन है वो तब से थी। और तब मैंने पहली बार मसल मेमोरी क्या होता है इसके बारे में जाना। मसल मेमोरी बहुत सिंपल टर्म्स में एक ऐसी बहुत अच्छी और यूनिक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से अगर बाय चांस आप ट्रेनिंग रोकते हो तो उस पॉइंट तक आपने जो भी मसल टिश्यू बिल्ड किया है उसे रीगेन करने के लिए आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं 8 सालों के लिए कंसिस्टेंटली जिम जा रहा हूँ और मैंने लेट से 10 किलो बिल्ड किया है और मैं 3 महीनों के लिए ट्रेनिंग करना बंद कर देता हूँ और उस 10 किलो मसल में से मेरा 3 किलो मसल चला जाता है, तो मुझे वो 3 किलो मसल वापस लाने के लिए उतना टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा जितना मुझे उन 3 किलो को बिल्ड करने के लिए लगा था। तो मसल मेमोरी ये जो इफेक्ट है इसके बारे में मुझे हमेशा से पता था एंड आई वाज होपिंग कि मुझे कभी वो कैसे काम करता है ये देखने को नहीं मिलेगा, पर लाइफ सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमें पहली बार मसल मेमोरी कैसे काम करती है वो देखने को मिलेगी। एंड फैसिनेटिंग है क्योंकि जब लॉकडाउन आया था और जब जिम्स बंद हुए थे तब इवन दो टॉप नॉच इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं था, मैं घर पे हर रोज ट्रेन करता था, इसीलिए मसल लॉस उस टाइम पे सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। इस बार के हेल्थ इश्यूज की वजह से मुझे जिम पूरी तरीके से रोकनी पड़ी। इसकी वजह से बॉडी के ऊपर जो भी मसल मास
मास लूज हुआ है उसे वापस लाने में अब 3 से 4 हफ्ते ही लगने वाले हैं। और ये जो प्रोसेस है वो मुझे फन फैक्ट हर दिन दिखाई दे रही है। हर दिन ट्रेनिंग करते वक्त मुझे डेल्ट के स्ट्राइएशंस धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, ये पता चल रहा है। रेड डेल्ट थोड़ा सा वापस आ रहा है, ये पता चल रहा है। बैक का जो मस्कुलेचर है वो वापस आ रहा है, ये पता चल रहा है। इसीलिए अगले 3-4 हफ्तों में जब मैं ये पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करूंगा तब मुझे और आप सबको मसल मेमोरी ये जो इफेक्ट है उसका पूरा फायदा दिखेगा। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. क्लास। तो 8 सालों के लिए कंसिस्टेंटली ट्रेन करने की वजह से मैंने अपने फिजिक पे काफी सारा मसल मास बिल्ड किया था। इस मसल मास की वजह से और मैं विजुअली कैसे दिखता हूँ उसका मेरे कॉन्फिडेंस के साथ और मेरे आइडेंटिटी के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया था। उतना मसल मास कैरी करने की वजह से और इतना कॉन्फिडेंट बनने की वजह से मेरी आइडेंटिटी एक प्रकार से फॉर्म हुई थी और वो मैं फिजिकली कैसे दिखता हूँ उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी। इन पिछले 3 महीनों में मसल लॉस होने की वजह से और वो मसल लॉस पेनफुली हर दिन ऑब्जर्व करने की वजह से मैं खुद को मिरर में अपने पुराने वर्जन के साथ काफी ज्यादा कंपेयर करता था और इतना मसल लॉस दिखने की वजह से उसका मेरे आइडेंटिटी और मेरे कॉन्फिडेंस पे एक नेगेटिव तरीके से असर पड़ने लगा। फिर मैंने कोबी ब्रायंट की जो किताब है माम्बा मेंटालिटी वो पढ़ी। वो जो किताब है वो जनवरी महीने से मेरे बुक शेल्फ में पड़ी हुई थी, पर इतना बिजी होने की वजह से मेरे रूटीन में इतना ज्यादा लगने की वजह से मैंने वो किताब कभी बैठ के पढ़ी नहीं। 3 महीनों में टाइम इतना ज्यादा था, फिजिकल एक्टिविटी 0 थी कि मैं एक दिन बुक शेल्फ के पास गया और मैंने सोचा यार इस बुक शेल्फ में 1-2 किताबें होंगी जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। कोबी ब्रायंट की जो किताब थी वो उनमें से एक थी। मैंने वो पढ़ना चालू किया और पढ़ते पढ़ते कोबी ब्रायंट ने अपने एथलेटिक करियर में इतने सारे इंजरीज ओवरकम किया है और हर बार इंजरी के बाद उसने क्या कहा पता है? यस आई एम इंजर्ड, मैं फिजिकली वैसा नहीं हूँ जैसे मैं था, बट आई एम स्टिल मी। वो पढ़ के मेरे हाथों के ऊपर कांटे आ गए और तब मुझे हिट हुआ कि सो व्हाट, हाँ मेरा मसल लॉस हुआ है, हाँ मेरी फिजिक वैसे नहीं दिखती जैसे पहले दिखती थी, पर मैं अभी भी साकेत गोखले हूँ और मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो मेंटालिटी है वो इस बात की वजह से बदलनी नहीं चाहिए कि मेरी फिजिक इस मोमेंट पे अच्छी नहीं है, क्योंकि उस मेंटालिटी की वजह से मैं आगे और पुश करूंगा और सारा मसल मास वापस लाऊंगा और सिर्फ मसल मास वापस लाऊंगा ही नहीं, मैं एक नए पीक तक चला जाऊंगा। तो हाँ, ये जो फिजिक है इट्स नॉट माई बेस्ट, बट गेस व्हाट, आई एम स्टिल मी। गुड रेप्स ओनली। क्लास। क्लास। Not done yet. एक और। पूरे बॉडी में अगर मेरे फेवरेट मसल ग्रुप की बात की तो वो चेस्ट नहीं है, वो बैक नहीं है, वो एक्चुअली रेड डेल्ट्स है। मैं 2021 साल से रेड डेल्ट्स का इंपॉर्टेंस पूरे इंडियन यूट्यूब फिटनेस में प्रीच कर रहा हूँ और जब मुझे बॉडी में ये दिखने लगा कि रेड डेल्ट्स छोटे हो रहे हैं उससे सबसे ज्यादा दर्द हुआ। पर अब हम रेड डेल्ट्स को वापस बिल्ड करेंगे। मुझे याद है मैंने इसी एग्जैक्ट स्पॉट में आई थिंक अप्रैल या मई महीने में एक क्लिप रिकॉर्ड की थी जहाँ पर मैं रेड डेल्ट्स की जो ब्यूटी है उसके बारे में बात कर रहा था और वो जो इंस्टाग्राम एडिट है वो मेरे ही एक्सप्लोर पेज पे आ गई और मुझे दिख गया कि यार क्या रेड डेल्ट्स थे, अब हम उससे भी बेहतर रेड डेल्ट्स बनाएंगे। 1 ऑल आउट सेट। नहीं, इजी। फिजिक अपडेट आ जाएगा सब। सो बाय द वे ये मेरा स्ट्रिंगर में पहला वर्कआउट है, तो ये भी मेरे लिए एक माइलस्टोन है और ये एक साइन है कि रिकवरी प्रोसेस और हीलिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। वन डे एट अ टाइम, वन वर्कआउट एट अ टाइम।
तो कल चेस्ट एंड शोल्डर्स ट्रेन करने की वजह से शोल्डर थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है, ये मुझे हर ट्रेनिंग सेशन में दिखाई दे रहा है। आर्म्स की बात की तो वो एक्चुअली इतने सफर नहीं हुए, क्योंकि इवन वापस आने के बाद आर्म्स और फोर आर्म्स दो ऐसे मसल ग्रुप्स थे जो मैं 100% पोटेंशियल के साथ ट्रेन कर पा रहा था। अब बस शोल्डर्स और बैक, थोड़ा सा चेस्ट, क्योंकि चेस्ट के जो कंपाउंड मूवमेंट्स है वो भी काफी ज्यादा सफर हुए, बट फील्स गुड, इट्स कमिंग। अब बस अवधूत का डेंजर सुनना है, पर वो मुझे अर्न करना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे। ओह शिट, व्लॉगिंग। गुड मॉर्निंग। जब मैं स्विट्जरलैंड में था मुझे 2 इंस्ट्रक्शंस आए थे। आर्यन और नील को चॉकलेट चाहिए थे, पर इतने बुरी तरीके से नहीं। पर एक बंदे को चॉकलेट्स का सबसे बड़ा बैग चाहिए था, तो मैं देवराज के लिए आई थिंक पैक ऑफ 24 या कुछ लेके आया स्विस चॉकलेट्स। पता नहीं कितने हैं उसमें, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। पॉइंट है कि उसके कुछ दिन बाद देवराज की कंपटीशन स्टाइल प्रेप चालू हुई, और फिर मुझे क्वेश्चन आया कि शायद वो प्रेप के दौरान ही उसे खत्म करेगा, बट I have stayed strong and जब मेरा कट खत्म होगा तो हम उसको साथ में खाएंगे। सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन। क्या हुआ?